सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 27 सितंबर 2025 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान की मुश्किलों में आज रात से होगा इजाफा, रूस और चीन की कोशिश नाकाम। ईरान का बड़ा इल्जाम, अमेरिका यूरोप ने डिप्लोमेसी को दिया धोखा, वार्निंग की जारी। गजा में सीज फायर की फिर उम्मीद, ट्रंप का नया प्लान क्या हो पाएगा कामयाब, हम बताएंगे क्या है खबर। वेस्ट बैंक एनेक्सेशन पर यूएई की वार्निंग, ग्रीस ने भी नेतन्याहू को दी इंसानियत की डोज। बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएन में वेस्टर्न मुल्कों पर बोला हमला, लेकिन इसराइल का आइसोलेशन बढ़ा। हमास ने कहा इसराइल झूठ और तन्हाई का शिकार। कतर ने भी इसराइल को लताड़ा, नेतन्याहू ने दांव पर लगाई पूरे वेस्ट एशिया की सिक्योरिटी। गजा में बर्बादी और भुखमरी हुई तेज, नॉर्थ गजा में रोजाना 96,000 फैमिलीज भूखी। और सूडान में भी भुखमरी से मौतें, एल फाशर में 23 लोग मरे, बच्चे और प्रेग्नेंट औरतें भी शामिल। चलिए करते हैं शुरुआत इस शो की एक बड़ी खबर के साथ। ईरान के लिए मुश्किलों भरा वक्त आज रात से शुरू होने वाला है, क्योंकि उसको यूएन में रशिया और चाइना भी बचा नहीं सके। रूस और चीन ने कोशिश की कि ईरान पर लगने वाली यूएन की पाबंदियों को कुछ वक्त के लिए टाल दिया जाए, लेकिन उन दोनों की एक कोशिश नाकाम हो गई। जुमे की रात को 15 मेंबर वाली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस मसले पर वोटिंग हुई। ईरान पर से पाबंदियां टालने को रूस और चाइना की तरफ से पेश किए गए ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के हक में सिर्फ 4 वोट पड़े और 9 ममालिक ने इसके खिलाफ यानी ईरान के खिलाफ वोट डाला, जबकि 2 देशों ने वोटिंग से किनारा कर लिया। अब तय है कि आज 27 सितंबर की रात से ईरान पर यूनाइटेड नेशंस की सारी पाबंदियां दोबारा लग जाएंगी। कुछ ही घंटों बाद यह कदम उस वक्त उठाया गया है जब फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन यानी E3 ने ईरान पर इल्जाम लगाया कि उसने साल 2015 की न्यूक्लियर डील की शर्तें तोड़ी हैं। हालांकि ईरान का कहना है कि वो एटमी बम बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे। अमेरिका ने वोटिंग के इस नतीजे को खुशामदीद किया। एक अमेरिकी अफसर ने कहा कि पाबंदियां लगना डिप्लोमेसी का एंड नहीं है, आगे बातचीत से रास्ता निकाला जा सकता है। फ्रांस के सफीर ने भी कहा कि पाबंदियों की वापसी के बावजूद ईरान से बातचीत बंद नहीं होगी, लेकिन उनका कहना था कि ईरान ने अब तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे पाबंदियां टल सके। यानी वो कदम क्या होगा? बातचीत का रास्ता खुला है, इसका क्या मतलब है? यानी ईरान घुटनों पर झुक जाए, कह दे कि एनरिचमेंट हम 0% पर ला रहे हैं, करेंगे ही नहीं एनरिचमेंट, बम बनाने की बात छोड़िए, हम बिजली नहीं बनाएंगे, तब ये सारे लोग राजी हो जाएंगे। ईरान को घुटनों पर लाना इनका मकसद है, लेकिन ईरान इसके लिए राजी नहीं। अब दूसरी खबर देखिए इसी जमीन से। ईरान ने अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने डिप्लोमेसी को धोखा देकर दफना दिया है। ईरान के वजीर खारजा यानी कि फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने जुमे को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में कहा कि रूस और चाइना की पेशकश को ठुकराकर अमेरिका और यूरोप ने हालात को और बिगाड़ने का रास्ता खोल दिया है। यानी ये ईरान की तरफ से एक सीधी वार्निंग है, हालात को बिगाड़ने का रास्ता वेस्ट ने खोल दिया है। अराक्ची ने कहा, क्या हुर्मुज़? पता नहीं। अराक्ची ने कहा कि अमेरिका ने डिप्लोमेसी से गद्दारी की है और यूरोपीय ताकतों ने इसे दफन कर दिया है। उनके मुताबिक रूस और चाइना की पेशकश हालात को काबू करने और बातचीत का मौका देने की एक जिम्मेदार कोशिश थी। ईरानी वजीर खारजा ने यह भी कहा कि अगर किसी गैर कानूनी तरीके से ईरान पर पाबंदियां दोबारा लगाई गईं तो इससे यूनाइटेड नेशंस की साख को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने वार्निंग दी कि अमेरिका और यूरोप को अपने फैसलों के नतीजों की जिम्मेदारी उठानी होगी। समझ रहे हैं आप? दूसरे लफ्ज में दूसरी वार्निंग, मतलब जो आपने किया है भुगतना होगा। गजा के लिए एक अच्छी खबर आने की उम्मीद फिर से जोर पकड़ रही है। अच्छी खबर आ ही जाएगी, मैं कंफर्म नहीं कर सकता। दुनिया भर के अखबारों में इसका चर्चा हो रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने गजा में जंग खत्म करने के लिए और अमन कायम करने का एक नया प्लान पेश किया है। इसमें कहा गया है कि हमास के पास मौजूद
48 इसराइली होस्टेजेस को 48 घंटे में छोड़ना होगा, ये प्लान है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इस डील के बदले में इसराइल की फौज गजा से निकल जाएगी, लेकिन रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि फौज की वापसी कब से शुरू होगी और कितना वक्त लेगी, यानी इसराइल जाने का क्या शेड्यूल होगा ये पता नहीं। प्लान के एक अहम हिस्से में ये साफ कहा गया है कि हमास को गजा की हुकूमत में कोई जगह नहीं मिलेगी। मैं आपको उस नए प्लान की हाइलाइट्स बता रहा हूँ सर, वरना तो बहुत डिटेल में वो भी बताऊंगा आगे किसी और शो में। इसके लिए 2 सतह पर इंतजाम बनाने की बात है। हमास बाहर हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, एक इंटरनेशनल बॉडी बनेगी गजा के लिए और एक फिलिस्तीनी कमेटी बनेगी, दोनों मिलकर रन करेंगे गजा को। सऊदी चैनल अल हदाद ने इस प्लान की और तफसीलात दी। उसके मुताबिक अमेरिका ने पेशकश की है कि अगर हमास गजा छोड़ दे और हथियार डाल दे यानी सरेंडर कर दे तो उसे आम माफ़ी दे दी जाएगी। इसका मतलब क्या, हमास के लोग फिर वापस हुकूमत में शामिल हो जाएंगे। बदले में इसराइल 100 से 200 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, बस, जो लंबे वक्त से इसराइली जेलों में बंद हैं। प्लान में यह भी कहा गया है कि 5 साल का इंटरनेशनल प्रोग्राम चलाकर गजा की तामीर नौ यानी कि रिकंस्ट्रक्शन की जाएगी और एक फ़लस्तीनी सिक्योरिटी फोर्स बनाई जाएगी जो अरब और इंटरनेशनल निगरानी में इलाके का इंतज़ाम संभालेगी। जाहिर सी बात है इसमें दूसरे ममालिक के फौजी शामिल होंगे। दोस्तों, अब निगाहें इस बात पर हैं कि हमास इस प्लान पर क्या जवाब देगा और क्या वाकई 48 घंटे में 48 होस्टेजेस की रिहाई हो पाएगी। मेरा सवाल तो ये है कि क्या हमास तक ये प्रपोजल पहुंच गया है। आप लोगों को मैं बता दूं, बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं करना चाहिए, वो नहीं करेगा, लेकिन हालात बहुत ख़राब हैं गज़ा में, ख़ास तौर से गज़ा सिटी में। लड़ाके भी मारे जा रहे हैं, 2 साल से ये जंग चल रही है, कोई जीत कोई हार नहीं हो रही। बस जो होस्टेजेस बचे हैं ना, वो ही इस जंग का जीत हार का फैसला है और वो बचे रहें। दुआ कीजिए ताकि सब अपनी अपनी जगह पर रहें, कोई किसी की जगह पर कब्जा करना रहे। अगर नेतन्याहू हुकूमत वेस्ट बैंक के किसी हिस्से को इसराइल में मिलाने यानी एनेक्सेशन की कोशिश करती है तो अब्राहम अकॉर्ड्स पर बड़ा सवाल उठ सकता है और इसराइल खतरे में पड़ सकता है। इसी मुद्दे पर यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी दुबई अबू धाबी वाले, उनके वजीर ख़ारजा, उनके फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान आज न्यूयॉर्क में बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात कर उसे साफ तौर पर वार्निंग देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू से बिन जायद ये कह सकते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड्स पूरे इलाके के लिए बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद है, लेकिन इसराइल के हालिया कदम, खासकर वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन और कतर पर हमले जैसे सख्त बयानात इस तारीखी कामयाबी को खतरे में डाल रहे हैं। यूएई के सोर्सेज ने कहा कि अबू धाबी 2 रियासती हल यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन के मौके को नुकसान पहुंचाने वाली हर हरकत से गहरी परेशानी महसूस कर रहा है, लेकिन अगर कोई गलत हरकत इसराइल की तरफ से हुई तो यूएई उससे अपने ताल्लुक तर्क करने में देर नहीं लगाएगा। ये इसराइल के लिए वार्निंग है और इसका पूरा इल्ज़ाम नेतन्याहू के मत्थे पर होगा। ग्रीस ने भी इसराइल को झटका दिया है। ग्रीस के वजीर आज़म यानी प्राइम मिनिस्टर किरियाकोस मित्सोताकिस ने इसराइल को सख्त वार्निंग दी है कि गजा में जारी तबाहकुन जंग उसकी बची खुची दोस्तियां भी खतरे में डाल सकती हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में तकरीर करते हुए मित्सोताकिस ने कहा कि इसराइल को 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमलों के बाद अपने बचाव का हक है, लेकिन हज़ारों बच्चों की मौत को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि यूनान इसराइल का स्ट्रेटजिक पार्टनर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खुलकर सच ना कहें। मित्सोताकिस ने साफ कहा कि अगर इसराइल इसी रास्ते पर चलता रहा तो आखिरकार उसे खुद अपने ही फायदे का नुकसान होगा और दुनिया भर में उसका सपोर्ट कमज़ोर पड़ जाएगा। उन्होंने अपने बयान में 2 रियासती हल यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन की अहमियत दोहराते हुए कहा, मैं अपने इसराइली दोस्तों से कहता हूं कि अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो आप अपने बचे खुचे दोस्तों से भी दूर हो जाओगे और दुनिया में अलग थलग पड़ जाओगे। दोस्तों, गौरतलब है कि हाल ही में फ्रांस और ब्रिटेन समेत कुछ यूरोपीय मुल्कों ने फ़लस्तीन को तस्लीम किया है, लेकिन यूनान यानी ग्रीस इस कदम में अब तक शामिल नहीं हुआ। मगर वो जो इशारा कर रहा है
वो इसराइल के नुकसान और उसके और तनहा होते जाने का इशारा है। क्या ये इशारा साफ साफ समझ नहीं आ रहा? इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जुमे को वेस्टर्न मुल्कों पर कड़ा और बड़ा हमला बोला, सिर्फ जुबान से। वो इन पे जुबान से ही हमला बोल सकता है। नेतन्याहू ने कहा कि जो मुल्क फलस्तीन को रियासत मान रहे हैं वो दरअसल दबाव में झुक गए हैं, उन एक्टिविस्ट और ग्रुप्स के दबाव में जो इसराइल पर गजा की जंग के दौरान वॉर क्राइम्स और जेनोसाइड के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लो दुनिया कह रही है, यूएन कह रहा है वॉर क्राइम हो रहे हैं, जेनोसाइड हो रहा है, और ये इल्ज़ाम थोड़ी ना है, तो साफ दिख रहा है। नेतन्याहू ने बेहद सख्त लहजे में अमेरिका के बड़े साथियों यानी वेस्टर्न अलाइज के उन ताज़ा डिप्लोमेटिक एक्शंस पर एतराज़ जताया जिनसे गजा में तकरीबन 2 साल से जारी जंग के दौरान इसराइल की तन्हाई यानी आइसोलेशन और ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों? पता चला, जो फ़लस्तीन को तस्लीम किया है तो ज़्यादातर मुल्क निकल पड़े फ्रांस और ब्रिटेन के रास्ते पर, और क्या हुआ? तन्हा हो गया नेतन्याहू। कैसे? कल सब छोड़कर चले गए जब ये तकरीर दे रहा था। हमास ने बेंजामिन नेतन्याहू की यूएन में दी गई तकरीर पर सख्त रद्द अमल दिया है। हमास ने कहा कि नेतन्याहू की बातें झूठ से भरी थीं और अब वो दिन ब दिन दुनिया में और ज़्यादा तन्हा यानी आइसोलेटेड होता जा रहा है। किसी भी मुल्क के लिए बार बार आइसोलेशन जैसे लफ्ज़ का इस्तेमाल करना ये बताता है कि दुनिया उससे अपने ताल्लुक़ ख़त्म कर रही है। फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास ने कहा कि इसराइली होस्टेजेस की रिहाई से जुड़ा हर समझौता नेतन्याहू ने खुद रोका क्योंकि वो जंग जारी रखने पर अड़ा हुआ है, और उसी ने जनवरी में हुए समझौते को भी तोड़ दिया। इसके अलावा कतर में मुज़ाकराती डेलीगेशन पर हमला करवाने की नाकाम कोशिश भी उसी ने की। हमास ने यूएन जनरल असेंबली के हालात का हवाला देते हुए कहा कि नेतन्याहू की तकरीर के दौरान ज़्यादातर मुल्कों के डेलीगेशन हॉल से बाहर चले गए थे, और ये बात इस बात की निशानी है कि अब वो और उसका निज़ाम दोनों ही सख्त तन्हाई का शिकार हैं। दुनिया इसराइल के साथ थी या नहीं पता नहीं, लेकिन इसराइल का साथ छोड़ रही है, फ़लस्तीन के साथ तो खड़ी है। कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया कि वो पूरे वेस्ट एशिया की सिक्योरिटी को ख़तरे में डाल रहा है। न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली के दौरान दिए गए इंटरव्यू में अल थानी ने कहा कि इसराइली हुकूमत न सिर्फ रीजन की अमन व अमान तबाह कर रही है बल्कि अमरीकी मफादात और वक्त के साथ बने उनके रिश्तों को भी नुकसान पहुंचा रही है। अल थानी ने गजा में जारी जंग को जेनोसाइड करार दिया और कहा कि नेतन्याहू की कारगुजारियों की कोई हद नहीं बची, और उन्होंने वाज़ेह किया कि हर हल की शुरुआत, हर सॉल्यूशन की शुरुआत गजा से होनी चाहिए। जंग रोककर वहीं से अमन की बुनियाद रखनी होगी। कतरी वज़ीर आज़म ने अमेरिका से अपील की कि वो इसराइल पर प्रेशर बढ़ाए। उनका कहना था कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नेतन्याहू को रोक सकते हैं और गजा की जंग का खात्मा वही करवा सकते हैं। अल थानी ने यह भी कहा कि नेतन्याहू गजा की जंग को अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। गजा पर इसराइली हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये रिपोर्ट ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ताज़ा बमबारी में कम से कम 60 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा के मेडिकल सोर्सेस के मुताबिक जुमे को सिर्फ गजा सिटी में ही 30 अफराद मारे गए। यहाँ 16 सितंबर से शुरू हुई ज़मीनी कार्रवाई के बाद से इसराइल ने हमले तेज़ कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमे को दिन भर में 13 फ़लस्तीनी जीएचएफ की मदद के सेंटरों के करीब इसराइली गोलीबारी का निशाना बने। इसी दौरान न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली से तकरीर करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया कि वो काम पूरा करेगा, यानी उसने गजा में जंग और तेज करने का इशारा दिया है। इस रिपोर्ट को ध्यान से सुनिएगा। गजा के लोग कुछ कह रहे हैं। नॉर्थ गजा में कहत यानी फेमाइन की सूरत हाल और बदतर होती जा रही है। वजह है इसराइल की तरफ से 12 सितंबर को ज़िकिम क्रॉसिंग बंद करना, यानी वही रास्ता जिससे आधी से ज़्यादा खाने की मदद गजा पहुंचती थी। यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP ने 26 सितंबर को कहा कि ज़िकिम क्रॉसिंग बंद होने के बाद से वो
एक भी सप्लाई अंदर नहीं ला पाए। अगस्त के आखिर तक जहां रोजाना 1,55,000 मुफ्त खाने के पैकेट बट रहे थे, वहीं अब ये तादाद घटकर सिर्फ 59,000 रह गई है। यानी अब 96,000 फैमिलीज रोज भूखी रह रही हैं, भूखी सो रही हैं, वो भी सिर्फ नॉर्थ गजा में। हालात ये हैं कि कई कम्युनिटी किचन और हेल्थ क्लिनिक मजबूरी में बंद कर दिए गए हैं। मकामी आबादी का कहना है कि हालात दिन ब दिन सख्त होते जा रहे हैं। लोग मजबूरी में खाने पीने की चीज़ें ढूंढने के लिए दूसरे इलाकों को निकल गए हैं, जान जोखिम में डालकर। गजा सिटी की एक माँ जाकी का कहना है कि खाने की चीज़ें की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं और सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया है। कैंप्स में पनाह लेने वाले कहते हैं कि अब बस डिब्बा बंद सामान से गुजारा हो रहा है, सब्जियां बिल्कुल नहीं मिल रही। गजा सिटी की बल्दिया यानी कि म्युनिसिपैलिटी ने भी वार्निंग दी है कि पानी का मसला और ज़्यादा गहरा गया है। लोगों को ज़रूरत का सिर्फ 25% पानी ही मिल रहा है। अगर किसी को 1 बाल्टी पानी रोज़ मिलता था तो अब सिर्फ बाल्टी का चौथाई मिल रहा है। ईंधन की कमी और सिक्योरिटी के हालात ने पानी की सप्लाई और भी मुश्किल बना दी है। उधर इसराइल का झूठ जारी है। उसका कहना है कि खाने पीने की मदद पर कोई रोक नहीं है, बल्कि हमास उस मदद को चुरा लेता है। मगर फ़लस्तीनी मूवमेंट्स इस इल्ज़ाम को सिरे से नकार रहे हैं। हकीकत ये है कि अब भी हर रोज़ भूख से दम तोड़ने के कुछ केस दर्ज हो रहे हैं। गजा सिर्फ जल नहीं रहा, बल्कि भूख से बेइंतहा तड़प रहा है। वो बहुत भूखा है। बात सूडान की, जहां के एल फाशर शहर में इस महीने 23 लोग कुपोषण यानी मेलन्यूट्रिशन से मारे गए। ज़रूरत की जो ग़िज़ा थी वो उन्हें नहीं मिली। लोकल डॉक्टर्स के नेटवर्क ने वार्निंग दी है कि हालात पूरी तरह से ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर जैसे बन चुके हैं। मौत के शिकारों में बच्चे और 5 प्रेग्नेंट औरतें भी शामिल हैं। दारफुर में आर्मी और पैरामिलिट्री के बीच लगातार लड़ाई जारी है, जिससे मसला और ज़्यादा गहरा गया है। ये थी मिडिल ईस्ट से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें जो आपके सामने ट्रांसपेरेंसी से और फैक्ट्स के साथ रख दी। उम्मीद करते हैं कि खबरें तो अच्छी नहीं लगी होंगी, लेकिन कोशिश ठीक ठाक लगी होगी। सलामत रहिए, खुश रहिए।